अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, अब तक की तमाम वो खबरें, तमाम वो खबर जो जिस पर आपकी अभी तक सुनवाई या आपकी निगाहों से ना गुजरी हो सोशल मीडिया के तवज्जुह से या फिर वैसे भी, तो वो तमाम खबरों के निचोड़ हम आपके सामने रखेंगे, डिस्कस करेंगे आज न सिर्फ, बल्कि वो तमाम वो सारी बातें करना बहुत ज़रूरी हैं जो शायद आप किसी से ना कह पाते हो, लेकिन हम आपसे कह देते हैं और आप अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं हमारे कमेंट्स में। तो जनाब अली, सुबह का आगाज़ है और सुबह के आगाज़ से हर काम करने से पहले जैसे मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह अल्लाह के बाबरकत नाम से। एक दिन एक नेकी, मुफ्ती अहमद अली साहब की खूबसूरत सी आवाज़ में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, बच्चों से खुश तबी करना ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। बच्चों से खुश तबी करना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरा भाई था छोटा, उसकी एक चिड़िया थी, उसका इंतकाल हो गया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई से कहा, या अबा उमैर मा फ़अल बिन नुग़ैर, कि ए अबू उमैर, ये उनकी कुनियत थी, और तेरी चिड़िया का क्या हाल है। इससे मालूम हुआ मेरे नबी के अखलाक कितने आला अखलाक के हामिल थे। आप बच्चों से भी खुश तबी किया करते थे। हमें भी चाहिए बच्चों से महब्बत करना, खुश तबी करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुमा आमीन। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात है कि बच्चे बड़े फूल जैसे होते हैं, प्यारे से होते हैं और इन पे शफ़क़त रखनी चाहिए। जैसे आप हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने कहा कि उनकी पैरवी हमें करनी चाहिए और जो अमल उन्होंने दोहराए उस पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। तो छोटों से लेके बूढ़े, बूढ़ों से लेके जवान, हर एक का ख्याल रखना हमारा एक दूसरे का फ़र्ज़ है और प्यार करते हैं, प्यार बांटते रहें, छोटी छोटी बातों को अफू दरगुज़र करते रहें तो दिन का आगाज़ बहुत मज़ेदार हो जाता है और अच्छा और एहसास दिलाता रहता है। तो जनाब चलते हैं, प्रोग्राम का मज़ीद आगाज़ करते हैं, बढ़ाते हैं अपने इसमें टॉप स्टोरीज़ की जानिब। कोरोना वबा की 5वीं लहर में शिद्दत के बाद कराची और पेशावर में भी बुखार और जिस्म का दर्द दूर करने में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की किल्लत पैदा हो गई। सिलेक्शन बोर्ड में बेज़ाब्तगियाँ, फंड्स की कमी, जामा कराची में असातिज़ा का एहतजाज, क्लासेस का बाइकआउट कर दिया, वीसी ऑफिस तक एहतजाज रैली निकालेंगे। ज़िला बस्ती के शहरियों के लिए खुशखबरी, डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती ने तमाम पार्क्स की एंट्री फीस माफ़ कर दी। तो जनाब ये वो तमाम ख़बरें जो इस पर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, इसका तज्ज़िया भी करेंगे और इस तज्ज़िये के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान, ख़ास दोस्त और ख़ास सीनियर रिपोर्टर और बहुत बड़े अंदाज़ इनका बड़ा कूल किस्म का, बड़ा मज़ेदार है। जब अपनी ख़बरों को हमारी ख़बरों को जब आप तक इनको डिस्कस ओपन अंदाज में करते हैं ना तो और मज़ा दोबाला हो जाता है। जनाब तो हमारे स्टूडियो में सब मौजूद हैं सैयद रिजवान अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। खुश सुबह क्लास बेहतरीन। कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी आप। नहीं, आप तारीफ़ के काबिल माशाल्लाह, इतने पुराने आदमी हैं, सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ बड़ा गहरा है और आप जिस अंदाज़ में बयान करते हैं, रिपोर्ट भी जब आप देते हैं, जब तज्ज़िया भी करते हैं तो सुनने में बड़ा एक महसूस मतलब अच्छा लगता है मुझे तो पर्सनली। थैंक यू अज़हर साहब। माँ की गोद से कब्र की आगोश तक इंसान सीखता है जी, तो सीखने का अमल अगर आप जारी रखें तो ये बेहतरी जो है वो तकरीबन सब लोगों में ही आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल, और यहाँ माँ बाप का रिश्ता उसके बाद, क्योंकि ये है ना तो घर में एक बड़ी
रौनक है। और बच्चे, मैं कहता हूँ उन बच्चों को भी चाहिए, उन तमाम बच्चों को जो माँ बाप का ख्याल नहीं करते या उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं रख पा रहे, उनकी उससे गुजारिश है कि जन्नत भी बनानी है और रास्ते भी क्लियर रखने हैं, तो आखिरत तक के तो मामला ना सिर्फ बल्कि दुनिया में भी मैं समझता हूँ बड़े अच्छे रहेंगे। 100%। अच्छा, और जहाँ तक ख्याल होता है तो हर चीज़ का इंसान को ख्याल रखना चाहिए, और माँ बाप जो होते हैं ना वो बड़ा ख्याल करते हैं। वैसे बीवियाँ भी ख्याल करती हैं और बहन भाई भी ख्याल करते हैं, लेकिन माँ की बात अलग होती है जब माँ की गोद में होते हैं। लेकिन आज आपकी जो है वो कोई कमर में तकलीफ़ मुझे सुनाई दी कि हाँ, मुझे पता चल रहा है कि आपको क्या खैरियत है? जी बेहतर है, पहले से कराची की शाहराहों का नतीजा है ये। अच्छा, वो सारे जोड़ हिल गए। ओहो अच्छा जनाब अली, चलते हैं। तो दवा मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। खुद ले रहे हैं या सेल्फ मेडिकेशन? आपको पता है आम है। आम है, बिल्कुल जनाब अली। दवाओं की अगर हम बात करते हैं तो जनाब दवाएं शॉर्ट हो रही हैं, तो इस सवाल थोड़ा सा मैं आपको बतलाता चलूँ कि कोरोना की 5वीं लहर शिद्दत के कराची और पेशावर में न सिर्फ बल्कि बुखार और जिस्म का दर्द जो है दूर करने वाली अद्वियात जो हैं वो किल्लत का शिकार। आम बुखार और कोरोना से बचाव की दवा भी मार्केट से गायब है, जिसके नतीजे में परेशान हाल मरीज़ों और उनके लाहिकीन को जान के लाले पड़ गए हैं। जनाब, दवाइयों की अदम दस्तयाबी ने मरीज़ों और उनके तीमारदारों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं, जबकि दवाओं के एक पत्ते की कीमत 9 रुपये इजाफा कर दिया, जबकि एक पत्ता 16 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गया। तो सर ये तो मतलब ये आगे क्या होने वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा कि रवां साल के पहले ही माह में महंगाई की शरह बुलंद सतह पर 13% जा पहुँची है। तो दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 12 सारी है 30, और पत्ता जो था 16 से 25 रुपए का हो गया, और कहीं कहीं मैं सुना है वो 30 रुपए का भी मिल रहा है, और कहीं तो मिल ही नहीं रहा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी इंतहाई माजरत के साथ कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमारा एक तरह से कौमी मशगला बना हुआ है, ख़ास तौर पे कारोबारी तबके के लिए। अब उसमें हुआ ये कि वो जैसा देश वैसा भेस वाली बात कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो कि कवायद व ज़वाबित की और उसूलों की बहुत पाबंद समझी जाती थी, वो भी हमारे मुल्क में आके हमारे रंग में रंग चुकी हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की अगर बात की जाए तो अरबों रुपए सालाना का बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में करती हैं। ठीक है। अब इस सूरत हाल में अक्सर ये होता है कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंपटीशन में माजी में तो हमने ये देखा कि अगर किसी को स्टॉक ख़त्म करना है तो वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं या उसके रेट कम कर देते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमारे मुल्क में, रमज़ान में आप देख लें अशिया खुर्दनोश का क्या हाल होता है, दीगर ममालिक से अगर उसका मुआवजा करेंगे आप तो वहाँ पे जो है वो इखलाकी तौर पर जो है वो कीमतें कम कर दी जाती हैं, किसी किस्म के कोई त्यौहार हो या कोई नीड अगर बढ़ जाए किसी चीज़ की। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये होता है कि वो अशिया खुर्दनोश हो, मेडिसन हो या कोई भी चीज़ हो, जहाँ उसकी तलब बढ़ी आपने उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद आप मन माने नरखों पर आवाम को लूटते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी तमाम वो महकमे जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के चेक एंड बैलेंस के ज़िम्मेदार हैं उनको ना सिर्फ फ़ाल करें बल्कि उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए माफ़ कीजिएगा, कि पता चल सके कि उनकी कारकर्दगी क्या है। क्योंकि अब तक जो कारकर्दगी है वो ग़ालिबन आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ था, कमिश्नर कराची के ऑफ़िस में आपने देख लिया कि वहाँ पे जब उनसे सवाल ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई के हवाले से हुआ, क्योंकि प्राइस कंट्रोल रेवेन्यू अफसरान का काम है उसको कंट्रोल करना, तो उस पर वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। इन रवैयों को चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप हकीकी मायनों में आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपने ख़ुद बताया कि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो चुकी है और कमर टूट नहीं रही है, गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है। गरीब तबका जो है वो बिल्कुल पिस चुका है। ऐसी सूरत हाल में अगर उसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े और वो उसकी पहुंच से बाहर हो तो वो एड़ियाँ रगड़ के सिसक ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता, जो कि हुक्मरानों का फेलियर है और उनके लिए लम्हा फ़िक्री है। लम्हा फ़िक्री है जनाब अली। अफसोस की बात बस यही होती है कि आम आदमी की पहुँच में बहुत सी चीज़ें तो रही नहीं है, टैक्स बढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनीज़ भी टैक्स बढ़ाने का सोच रही हैं, इंटरनेशनल लेवल को भी देख रही हैं। यहाँ चाय की पत्ती भी महंगी हो रही है, यहाँ पर गाड़ियों का टैक्स। हाँ जी, से और कहना चाहूँगा कि एक हमारे यहाँ जो है आम तौर पे अमूमी रुझान ये हो गया है कि दुकानदार जो है वो महंगाई का ज़िम्मेदार वफाकी या सूबाई हुकूमत को ज़िम्मेदार देता है, थोड़ी सी मुग़लिसात उनको बख्शता है और मन माने रेट पर कस्टमर को जो है वो चीज़ दे देता है। कस्टमर को बिल्कुल हो रहा है रज़ान भाई कि जो गैसेस का इशू हुआ है, ना सिर्फ गैस सनती एतबार से और प्राइसेस का होना और इकट्ठा एक साथ जो है वो मामला आ रहा है। हम देख रहे हैं शहर मुख्तलिफ मकामात से उठ रहे हैं ये सारे मामला।
तो ये अगर ये सनती एतबार से तो सनत फिर तो बंद हो जाएंगी, या तो फिर लोग वही बांग्लादेश की तरफ रुख कर रहे होंगे या दीगर ममालिक की तरफ रुख कर रहे होंगे फिर तो। एक सनतकार हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो मौजूदा पॉलिसियाँ हैं फेडरल गवर्नमेंट की कारोबारी तबके के लिए, सनतकारों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या दीगर कारोबार वाले जो इम्पोर्ट भी करते हैं उन पर भी टैक्स पर टैक्स लादा जा रहा है। गधा समझ लिया है उनको और बिल्कुल टैक्स लादे जा रहे हैं, सहूलियात आप दे नहीं रहे। इस वक्त जो सनतों की कंडीशन है वो उनका जुमला ये था कि आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया वाला हिसाब है। अच्छा। इस सूरत हाल में देखिए आप इसके साइड इफ़ेक्ट देखें। आप ये ना सोचें कि सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट पे जो है वो असर पड़ेगा। आप ये देखें कि उन मिलों में, उन टेक्सटाइलों में जो काम करने वाली लाखों की तादाद में लेबर है, वो उनके घर को चूल्हा जो है वो किस तरह चलेगा जब गैस नहीं मिलेगी, जब इनका प्रोडक्शन जो है वो सामने नहीं आ सकेगी और फैक्ट्रियों पे और कारखानों पे ताले लगेंगे। तो ये बेरोज़गारी, मतलब कहने का ये है कि आपकी जो पॉलिसियाँ हैं आपको फौरी तौर पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, उस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से आप महंगाई में इजाफा करते हैं, आवाम को फैसिलेट भी उसी तरह करना चाहिए, वरना आपको जो है वो फेलियर करार दिया जा सकता है। ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक ऐसी सूरत हाल है जो कि जिसका सामना आज तक पाकिस्तान की कौम ने शायद नहीं किया। महंगाई की अगर बात कर लें या फिर फ्यूल की, ईंधन की फराहमी के हवाले से बात कर लें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी देख लें आप, मुसलसल उसमें इजाफा हुए जा रहा है। और ये वो बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनकी कीमतों में अगर आप इजाफा कर देते हैं तो हर चीज़ जो है लामाला महंगी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही बुनियाद, मैं बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर बुनियादी चीज़ें ही अगर आप महंगी कर देंगे, टैक्सेस लगाते रहेंगे, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। आप रिलीफ की बात करते हैं, आप सब्सिडी की बात करते हैं, अगर ये चीज़ें आवाम तक नहीं मिलेंगी, दिखावे की हद, अल्फाजों की हद तक रह जाएगी, तो वाकई जो इम्पैक्ट है प्रैक्टिकल, तो वो तो बड़ा इम्पैक्ट जो कि इस वक्त हम SAGC के बाहर जो मुजाहरा हो रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, CNG स्टेशन जैसे आपने अर्ज़ किया बंद पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ये आप 25 रुपये का पत्ता, 30 रुपये का, 35 रुपये का, नहीं तो इवन कि अगर आप एक किसी को ज़रूरत है तो वो एक फैमिली मेम्बर 3 दफ़ा अंदर जाता है तो उसको 9 पत्ते मिलते हैं, मतलब एक बंदे को 3 पत्ते या 2 पत्ते मिल रहे हैं। आप यकीन जानिए। तो ये सूरत हाल देखिए, इस सारी सूरत हाल में आपको फौरी तौर पर जो है हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ तिफल तसल्लियों से काम चलाया जा रहा है, जो कि अब शहरियों के लिए, और ख़ास तौर पे बात की जाए अगर जो इंटीरियर के इलाके हैं, अंदरूनी सिंध है या पंजाब की बात कर लें या KPK के जो इलाके हैं, वहाँ सूरत हाल इससे ज़्यादा अबतर है। शहर में तो फिर भी ये होता है कि मीडिया की रसाई होती है और कोई भी चीज़ जो है वो फ़ौरन ऑन बोर्ड ले ली जाती है। लेकिन जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं या शहर जो हमारे गांव देहात वगैरह हैं, वहाँ पे सूरत हाल इससे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक नहज पे पहुँच चुकी है। ठीक है, ये बात इसको हम मज़ीद हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं मोहम्मद आतिफ़ हनीफ़ साहब, सदर होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। खुशामदीद करते हैं सिटी 10 में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है और हमें हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन बस अफसोसनाक बात यह है कि जी टैक्सेस लगते जा रहे हैं और टैक्सेस लगते लगते हर चीज़ पे लग रहा है, और ना सिर्फ बल्कि अद्वियात की शॉर्टेज, पैराडोल से लेके वो तमाम दर्द की अद्वियात गायब होती जा रही हैं। एक बंदे को 3 पत्ते 2 पत्ते कहीं तो मिल भी नहीं रहे हैं। इस हवाले से आपके पास सर क्या रिपोर्ट है? क्या वाकई पीछे से शॉर्टेज आ गई है, रॉ मटेरियल में शॉर्टेज आ गई है, या वाकई इंडस्ट्रियल काम नहीं कर पा रही हैं? गैसेस के इशूज़ इसको ऐड करूँ या मैं क्या कहूँ इस बात में? देखिए, सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजारी में आपने इसी को हाईलाइट किया है जी। अच्छा, पैनाडोल की जो पुरानी रिटेल थी, जो अभी रिटेल चल रही है, वो है 340 रुपए, जो इजाफे के बाद है करंट। सही, होलसेल में ये आपको मिलेगी 290 रुपीज का डब्बा। लेकिन इस वक्त कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से ये पोजीशन बना दी गई है कि मेडिसिन मार्केट में होलसेल में आपके यहाँ पैनाडोल अवेलेबल नहीं है। इवन 440 रुपए तक का वो डब्बा हमें खुद महंगा दिया जा रहा है। अच्छा। हम खुद परचेस कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि रिटेल में वो कहाँ तक जाएगा। रही बात इसकी शॉर्टेज की, तो शॉर्टेज की वजह कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेल में सप्लाई। अब ये इसकी जो हमें इतलात मिल रही है कि इसकी 500 से अबव रिटेल जाने के इम्कानात हैं। अच्छा, जहाँ तक सवाल है अभी और दवाइयों का, तो इसके अलावा भी मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, और उसमें डी है जो ताकत की दवाई है, इसकी पुरानी रिटेल थी 333 रुपए। अच्छा, और अब इसकी नई कीमत हो गई 362 रुपए। इसी तरह बच्चों के दूध के डब्बे, जी जी जी, उसमें खुश दूध पे, कीमतों में
इजाफा तो हुआ ही हुआ है, साथ में 20% उसके ऊपर सेल टैक्स लगा दिया गया है। अच्छा, मतलब एक डब्बा अगर 1100 रुपए का है जी। तो आज की तारीख में उसकी कीमत 1400 रुपए हो चुकी है। अच्छा, मैंने देखा जब बुरहान का शिकार होती है कोई भी चीज़, जब बुरहान पड़ता है तो फिर वो ब्लैक में मिलना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि पत्ते हाँ जी मिल जाए, पहले तो कहते हैं नहीं है, फिर आप जब रिक्वेस्ट करें तो केमिस्ट से कि हाँ जी जी अवेलेबल है, एक मिल जाएगा, या जी 3 पत्ते आपको दिए जा सकते हैं। अगर हम किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो नामी गिरामी इस वक्त केमिस्ट हैं उनकी, तो ये मामला भी है। तो ब्लैक में जब मिलता है तो फिर उसको वो क्या मामला, वो फिर कहाँ से आ जाती है? सर डिपेंड करता है आपकी डिमांड के ऊपर। ठीक है। जब आपकी डिमांड ज्यादा है जी। और पीछे से माल कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज होगी तो उसकी कीमतों में इजाफा होगा। अब एक छोटी सी मिसाल है कि आप अगर एक शॉपकीपर हैं जी, और आपको एक चीज पहले 20 रुपए की मिल रही थी, और जब आपके पास उसकी डिमांड बढ़ेगी, आप और परचेज के लिए जाएंगे, आपको मार्केट से अगर वो 30 रुपए की दोबारा मिलेगी कंपनी के अलावा बाहर से, जी। फिर उसको आप 35 रुपए में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? 5 रुपए अपना मार्जिन रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अच्छा, लेकिन तो एक मुझे बात बताइएगा प्लीज़ कि शॉर्टेज की आप बात कर रहे हैं आप, ठीक है, मतलब शॉर्टेज कहाँ से अचानक से कैसे? कि जी कोरोना फैलाव शुरू हुआ जब कोरोना के अल्फाज नहीं थे, जब टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर या हुकूमती एतबार से देखा जाए कि वो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, जब ज़्यादा डिस्कस करने लगे या न्यूज़ पे हम देख रहे थे सबसे ज़्यादा, तो उसके बाद सारी शॉर्टेजेस का आ जाना, तो इस पर कोई नहीं, खास माफिया बैठी हुई इसके शॉर्टेज पीछे आप लोग? शॉर्टेज की और सप्लाई की मैं आपको बता देता हूँ। सप्लाई का इशू ये होता है कि जब माल शॉर्ट होता है तो कंपनी की तरफ से अगर माल दिया भी जाता है तो उनकी तरफ से पाबंदियां लगाई जाती है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, ठीक है, कि भाई आप हमारे से अगर इस चीज के इतने कार्टन बॉक्स लेंगे, 10 कार्टन लेंगे, तो इसके बदले में हम आपको साथ में 4 डब्बे पेनाडोल के देंगे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से शर्त आयद हो जाती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी नंबर 1 है। अच्छा, नंबर 2, इस वक्त जो पेनाडोल की शॉर्टेज का सवाल है, तो इस वक्त पेनाडोल की शॉर्टेज का सवाल ये है कि पीछे से रॉ मटेरियल जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, जी, मैं उनसे आपके चैनल के तवज्जुह से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि खुदारा जो रॉ मटेरियल हमारी ड्यूटी 100% है उसको कम की जाए। ठीक है, जहाँ उसकी ड्यूटी कम की जाएगी यहाँ पे इसकी कॉस्ट में फर्क आ जाएगा और पेनाडोल आपको मिलना शुरू हो जाएगी। असल सारा जो पीछे का मसला है वो रॉ मटेरियल का है। हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर है वो 1 से 2 है, और अब वो गालिबन क्या वजूहत है उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है कि पीछे से रॉ मटेरियल जो हमारा बाहर से आ रहा है वो 100% इसके ऊपर ड्यूटी लागू हुई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे पास रिजवान साहब हैं, सही रिजवान साहब सीनियर रिपोर्टर के ऐसे तर्जकार भी हैं, कुछ इनके माइंड में भी सवालात हैं, पूछना चाह रहे हैं जी आतिफ बिल्लू साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब तलब बढ़ी और उसके बाद मेडिसिन शॉर्ट होना शुरू हुई, तो वो जो कंपनीज़ हैं अरबों रुपए का यहाँ से बिज़नेस वो लेती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में सप्लाई करती हैं, यहीं पे मैन्युफैक्चर करती हैं, यहाँ पे सप्लाई भी होती है बल्कि एक्सपोर्ट भी होती है दीगर ममालिक में। अरबों रुपए का टर्नओवर उनका होता है, और बाकायदा कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ड्रग बोर्ड जो है वो आपकी मार्केटों में तो आ जाता है कि जी आप जो है वो जाली अद्वियात या एक्सपायर अद्वियात जो हैं वो सेल कर रहे हैं, और मैंने भी कवर किया था आपकी मार्केटों में इस किस्म के छापों को गुज़िश्ता बरस और उससे पहले भी। लेकिन उन कंपनीज के अगेंस्ट जो है वो क्यों नहीं जाते? क्या वो माफिया इतना पावरफुल है कि कहा यह जाता है कि वो हुकूमतें तक तब्दील करने की जो है वो अहलियत रखते हैं, इतना पैसा है इनका, इतना असर व सोख है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई कौन करेगा? कि अगर जैसा कि अभी हमने देखा कि तकरीबन 40% शहर, कराची की अगर बात कर ली जाए तो शहर जो है वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार था, जिसमें जो है वो मेडिसिन जब उनको तलब हुई तो उसको शॉर्ट कर दिया गया और उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ख़ात्मा आप क्या समझते हैं किस तरह किया जा सकता है, और किस तरह पाबंद किया जा सकता है ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को कि वो मन माने नर्ख जो है वो आवाम पर ना थोपें? देखो, खात्मा हर चीज का हो सकता है। एक छोटी सी सॉरी, आपकी सवाल का जवाब इसी के अंदर है कि आप हुकूमत की रीट को चैलेंज किसी भी वक्त नहीं कर सकते। अगर आपकी हुकूमत है तो हुकूमत की रीट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन चैलेंज तो हो रही है ना सर? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, अलबत्ता जब तक आप उसमें खुद मुलविस ना हो, क्योंकि खान साहब के कुछ साथी हजरात इस फील्ड में उतरे हुए हैं,
मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, ये सब इनके रहमो करम पे हो रहा है। अगर इनके रहमो करम पे ना हो रहा होता तो इतनी महंगाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में 400% इन सिवाय इमरान खान के ट्वीटों में मैंने नहीं देखा कि 400% दवाओं की कीमतों में कहीं किसी टीनर में इजाफा हुआ। खान साहब की हुकूमत में पूरे अरसे में 400% अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। इसका क्या समझते हैं मतलब? अभी मैं आपको बताऊं, इसके अलावा इसका खात्मा यूं भी हो सकता है कि हमारी एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मौजूद है, वहां पे प्राइसिंग कमेटी है, प्राइस पे किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन अंडर द टेबल सारे मामला तय हो जाते हैं। आप क्यों अंडर द टेबल काम होने देते हैं? इसको अगर स्ट्रिक्ट होगी मिनिस्ट्री, ड्रग रेगुलेटरी हमारी स्ट्रिक्ट होगी, जैसा कि आपने खुद ने बताया कि हमारे यहाँ तो छापे मारे जाते हैं। आप बड़ी दुकान, बड़े जो शॉपकीपर हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनकी पकड़, उनको कोई नहीं पकड़ता। अगर हमारे यहाँ गलती से कोई एक ऐसी चीज आ जाती है अलबत्ता तो हम लाने नहीं देते। अभी भी जो कार्रवाई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन मार्केट क्लियर निकली है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो पीछे से करते हैं, जो रिटेल में करते हैं या जो बाहर से करते हैं, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। जो माफियाज बैठे हैं मैन्युफैक्चर में, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। जब एक प्राइस तय होती है तो आपका काम है कि आप उस प्राइस में अद्वियात फराहम करें, मैन्युफैक्चर को कहा जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चर क्या करता है, उस प्राइस को, उसकी अगर उसको प्राइस इंक्रीज करनी होती है, वो पीछे से माल शॉर्ट करना शुरू कर देता है। जब माल की शॉर्टेज होगी, मार्जिन खपत ज्यादा होगी, तो सीधी बात है प्राइस में इजाफा होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगी। तो ये सब सारा जो दारोमदार है, ये चाहिए कि फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट है उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाए। खान साहब को चाहिए कि मैन्युफैक्चर को जो है उनके ऊपर प्रेशर किया जाए, उनको बुला के बात की जाए कि ये मामला क्यों है। जब एक दफा उनको प्राइस दे दी गई, फिर इसके एक टेन्योर होता है, उसके बाद नई प्राइसिंग होती है। इससे पहले माल कैसे शॉर्ट हो गया या आपको कैसे महंगा पड़ गया? जब आप एक रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप उसके दारोमदार रहते हुए सारा काम करें, क्यों नहीं हो रहा? सब हो सकता है, चले बहुत, लेकिन करने वाला कोई भी नहीं है। बिल्कुल जी, सही हो सकता है और वाकई दुरुस्त अगर मामला अगर आपस में डिस्कस किए जाए तो क्यों नहीं हो सकता। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद आतिफ हुसैन साहब और सदर होलसेल केमिस्ट काउंसिल, जो अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। और आतिफ साहब की एक बात मुझे बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल 100% दुरुस्त लगी है, और वो ये है कि पाकिस्तान में किसी भी सतह पर बकरी चोर तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन बड़े मगरमच्छ पर हाथ डालने में ना विफाक तैयार है, ना सूबाई हुकूमतें कोई कार्रवाई कर रही हैं। और यही वजह जो है वो बिगाड़ की बन रही है, आवाम की पसमानदगी की, उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो बाहर हो रही है अशिया की, उसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह ये भी है। फौरी तौर पर आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन, जो कवानीन मौजूद हैं उन पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मज़ीद सख्त कवानीन जो है वो लाए जाने की ज़रूरत है ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ख़ात्मा हो। और इसके साथ साथ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसमें आपको ईमानदार और अहल अफसरान जो है वो तैनात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान भर में अगर आप देखें, सरबराह से लेके पाकिस्तान भर में जो इनके इंस्पेक्टर्स हैं या दीगर जो स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं किसी भी सतह पर जो है वो तनकीद का निशाना ज़रूर बनते हैं। और उसमें जो है वो उन पर ये इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं कि उनका गठजोड़ है, उनके गठजोड़ के नतीजे में ही ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है वो इतनी दीदा दिलेरी से न सिर्फ ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही हैं, बल्कि मन माने नरखों पर आवाम को मेडिसिन फराहम कर रही हैं। इसके ख़ात्मे के लिए जो तब्दीली का नारा लगा था, अभी तक तो कोई तब्दीली आई नहीं है जी, आगे की उम्मीद है। बस वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब्दीली के नारा ज़रूर लगाया जाता है, लेकिन वो तब्दीली कब आएगी, किस सन में आएगी, किस वक्त आएगी, किस सुबह आएगी, दोपहर आएगी, रात आएगी, कभी तो आएगी, लेकिन आ जाए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल रिजवान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जब तक बेसिक चीज़ों पे हाथ नहीं, बात यह है कि आपकी पहुंच वहाँ तक है जो आपसे नीचे है, जो आपके बराबर है या आपसे ऊपर है, आप उस पर हाथ डालते हुए शायद मादत के साथ, वल्लाह आलम। खैर, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मज़ीद बातचीत करेंगे। दाल की कीमतों में क्या हो रहा है और कितने पैसे आगे बढ़ चुके हैं। ब्रेक। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है और हर खबर पर होती है नज़र, बिकॉज ऑफ कि हम तो सारी खबरें दे रहे थे, लेकिन सुबह का जब आगाज़ है तो मैंने सोचा भाई एक आध ज़रा खुशी की खबर भी होनी चाहिए। और खुशी की खबर ये है कि आपको एक अच्छी खबर सुनाते चलें जनाब कि कराची के ज़िला वस्ता के रहायशियों के लिए कि अब उनको पार्क्स में जाने की फ़ीस नहीं देनी होगी। जी हाँ, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद तमाम फैमिली पार्क्स में किसी किस्म की भी एंट्री फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होगी।
जो कि एक बहुत अच्छा कदम है, ख़ास तौर से शहरियों के लिए पार्क्स बहुत अहमियत का हामिल है और साथ ही बेहतर पार्क्स का होना ये भी बहुत अहम है और इसका बड़ा फ़ायदा है। रिजवान भाई, ये तो बड़ी खुशी खबर है, आपको मुबारक हो। जी थैंक यू। और खुशी के साथ साथ सेहतमंद खबर भी है ये, क्योंकि सेहत की जो सहूलियात आपको किसी पार्क में मिलती हैं वो गालिबन बमुश्किल ही कहीं मिलती हैं। देखिए 350 के लगभग पार्क हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ये अहमियत भी हासिल है कि ये आबादी के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है। ठीक है। अब वो टाउन बन जाएंगे, तकसीम हो जाएगा, वो बात की कहानी है, लेकिन अभी फिल वक्त जो है वो इस ज़िले की बात हो रही है। इस ज़िले के 350 में से निफ से ज़ायद जो पार्क हैं वो तबाहाल थे, बर्बाद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो बल्दिया वस्ती में सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से उनकी एक्टिविटी हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। ठीक है। कई पार्क ऐसे हैं जो उनकी खुसूसी काविशों के नतीजे में आबाद हो गए। माजी में हम ये देखते थे कि उन पार्कों के हवाले से जो है फ़ंड का रोना रोया जाता था या दीगर मामलात थे, सियासी मामलात थे, उनको बहाल नहीं किया जाता था। अच्छा, एक वजह यह भी थी कि कराची में जब चाइना कटिंग का आगाज़ हुआ तो उसका आगाज़ जो है वो पार्कों की अराजी के ज़रिए हुआ। ठीक है। तो प्लानिंग के तहत पहले एक पार्क को उजाड़ा जाता था, उजाड़ने के बाद वहाँ पर जो है वो प्लेटिंग कर दी जाती थी, चाइना कटिंग कर दी जाती थी और उनको सेल आउट कर दिया जाता था। इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब अहकामात जारी हुए तो कई पार्कों से जो है तजावुज़ात वागुज़ार हुई। 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भी बहुत सारे पार्क ऐसे मौजूद हैं। उसके बाद इनकी रिहेबिलिटेशन का मामला था तो उसमें फ़ंड्स का रोना रोया जाता था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की काविशों के नतीजे में कई पार्क जो हैं, गालिबन 100 के लगभग पार्क उनका टास्क है कि जो है वो आबाद कर दिए जाएंगे। तकरीबन 10-12 के करीब जो है वो उसकी ओपनिंग कर चुके हैं, उनको बहाल कर चुके हैं। ऐसे में ये जो फ़ीस है इसका ख़ात्मा ये बाहिमी मुशावरत से हुआ है। रेवेन्यू अफसर डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मोहम्मद अली जैदी, उनकी मुश्तरका जो एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद ये फ़ैसला सामने आया कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि देखिए इस महंगाई के दौर में और जिस मतलब तादाद में शहर में जो आबादी में इजाफा हुआ है, तो आपके पास जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं वो इंतहाई महदूद हो गई हैं। अच्छा, जब आप तफरीह के लिए अगर सोचते हैं कि घर के नियरेस्ट तो आपको पार्क ही नज़र आता है, और उस पार्क में जब आप अपनी फैमिली के साथ जब जाने की कोशिश करते हैं तो उसकी फ़ीस इतनी हो जाती है कि आप अपना इरादा तर्क करके और घर में टीवी के सामने या मोबाइल पे ही बैठे रहते हैं। इस चीज़ को चेंज करने के लिए और लोगों को राग़िब करने के लिए, अच्छा, शहर में माहौलियाती आलूदगी भी उरूज पर है और इसके लिए करोड़ों दरख्तों की शहर को ज़रूरत है, क्योंकि कंक्रीट का जंगल जो है 10-20 साल में शहर बन चुका है। तो अवाम में आगाही, शऊर बेदार करना लाजमी है। और मौसर शजरकारी देखें, एक पौधा लगा दिया जाता है लेकिन उसको तनावर दरख्त बनाने के लिए उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, जस्ट लाइक एक बेबी, बच्चे की तरह उसको पालना पड़ता है। हम ये देख रहे हैं कि शजरकारियाँ जो है वो कई साल से कई मरतबा मुहिम चलती हैं, लेकिन उस पर तवज्जो बाद में नहीं होती और उसके जो नताइज सामने नहीं आते। तो आवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, और शऊर बेदार करने के लिए उनको हरियाली से करीब करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो इक़दाम उठाया गया बहुत बेहतरीन है। इससे आवाम में शऊर और आगाही जो है वो ना सिर्फ ही आएगी बल्कि उनको सेहत भी उनकी बेहतर रहेगी, और इसके साथ साथ तफरीह के मौक़े जो है वो उनको वो बासानी मैसर होंगे, बासानी मैसर हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पार्क बहुत ज़रूरी है। और इस मामला जो इस कठिन मामला चल रहे हैं, परेशानी और ये महंगाई, ज़हनी टेंशन भी रिलीज़ होती है। पार्क्स में सुबह सुबह आप जाइए, वॉक कीजिए, आप थोड़ा सा सांस मतलब ऑक्सीजन मिल रही होती है। सुबह सुबह बड़ा एक होता है, धूप आपको मिलती है। तो अक्सर बेशतर हमारे कराची में जो है फ्लैट्स का बड़ा एक कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, और फिर बाद में फिर विटामिन डी की शिकायत हो रही होती है, जोड़ों की तकलीफ भी हो रही होती है। तो उस लिहाज से भी पार्क बहुत अहमियत का हामिल है। पार्क तो बहुत ज़रूरी होते हैं। वेलकम बैक ऑन अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अजहर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब, वक्त गुजर रहा है, गुजरते गुजरते चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और मौसम नहीं, मैं मौसम तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन भी कुछ इंतज़ार कर रही थी कि जनाब आज का भाव क्या होगा। तो वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, क्या अपडेट्स हैं आपके, क्या भाव था वहाँ भाई?
जी बिल्कुल, अगर हम सब्जियों में सबसे पहले अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर हमने देखा है कि अब तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 160 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा है। हमने टमाटर की कीमतें गुज़श्ता हफ्तों में देखी थी कि 60 रुपये तक पहुंच गई थी, तमाम बदस्तूर जो है वो इसकी कीमतों में इजाफे के बाद अब टमाटर जो है रिटेल में 160 रुपये तक पहुँच गया और होल सेल में अगर बात करें तो टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें भिंडी और करेले की तो ये दोनों सब्ज़ी जो है वो शौक़ से खाई जाती हैं, तमाम इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने हमारे इंतहाई आला दर्जे की जो या सफ़े अव्वल की दर्जा अव्वल की जो भिंडी है उसकी कीमतों में हम देख रहे हैं कि वो अभी भी जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें करेले की तो करेला भी तकरीबन 350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन और अदरक की कीमतें कम नहीं हो पाई, उसकी बुनियादी वजह है कि डॉलर की कीमतों में इजाफा है। शिपिंग कंपनियों ने किरायों में इजाफा किया हुआ है क्योंकि अदरक और लहसुन जो है वो बैंकॉक और चाइना से दरामद होकर पाकिस्तान आते, तो इस वजह से इनकी कीमतें जो है वो ताहाल कम नहीं हो पाई हैं। इनकी कीमतों में जो है वो हम देख रहे हैं कि जो लहसुन है वो 320 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है और छिला हुआ लहसुन जो है वो 340 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम अदरक की बात करें तो बगैर धुली हुई अदरक 420 रुपये और धुली हुई अदरक जो है वो 450 कहीं कहीं 480 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। अगर हम बात करें तुरई की, लौकी की, तो इनकी कीमतों में जो है वो इस्तेकाम बदस्तूर बरकरार है। लौकी और तुरई जो है और फूल गोभी वो 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। ताहम अच्छी खबर यह है कि जो छोटी मिर्चें हैं और शिमला मिर्चें, इनकी कीमतों में 40 रुपये तक की कमी वाक़ हुई है और ये दोनों मिर्चें जो हैं वो 40 रुपये कम होकर अब 200 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही है। अगर हम बात करें सरकारी कीमतों के हवाले से तो जो सरकारी नरखनामा है वो भी इस बात की अक्कासी करता है कि सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि मुख्तलिफ जो इलाकाई बाज़ार हैं उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नज़र नहीं आता और ना ही सरकारी लिस्ट जो है वो आवेज़ा नज़र आती है। शहरियों का बहरहाल ये मुतालबा रहा है कि जो सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने के लिए जो मुतालिका टीमें हैं वो मुतहरिक होनी चाहिए ताकि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद तो यकीनी बना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, हमें अपडेट कर रहे थे आज का भाव में। और तमाम ख़वातीन हज़रात आज जो सब्ज़ी दिल करे शाम में पकाने को, दोपहर में खाने को, तो जनाब बाय कर सकते हैं, जो आपके सामने हमने रख दिए। वक्त है जनाब अली तेज़ हवाएं। अब बात करते हैं मौसम की, तो मौसम में अप एंड डाउन आता रहता है, नरम गर्म होता रहता है, अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपडेट दे रही हैं आदिया नाज। जी आदिया, क्या अपडेट है आपके पास? जी आदिया, आप मुझे सुन सकती हैं? जी अज़हर, आज से महकमा मौसमियात ने शहर में एक मरतबा फिर से गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का बताना है कि दोपहर के बाद यानी कि 3 बजे के बाद से शहर में गर्द आलूद हवाएं डेरे जमाएंगी, जो कि जुम्मे की शाम तक जो है वो जारी रहेंगी। ये गर्द आलूद हवाएं जो हैं वो 30 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तजावुज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आज के अभी के वेदर की बात करें तो शहर में आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की शिद्दत में कमी होती नज़र आ रही है। आज रात में जो कम से कम दर्जा हरारत देखा गया वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड था और मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 88% है और शुमाल मगरबी सिम से जो चलने वाली हवा है इसकी रफ्तार इस वक्त 15 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि जो गर्द आलूद हवाएं चलेंगी वो 30 किलोमीटर फ़ी घंटे से जो है वो तजावुज़ करेंगी। इस दौरान समंदर में तूफ़ानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। शहरियों को भी ये ख़ास हिदायत हैं कि ख़ास तौर पर दरख्तों, साइन बोर्ड्स और जो इमारतें ज़ेरे तामीर हैं इनके नीचे ना तो बैठें और ना ही यहाँ से जो है वो चलें, साइड लेकर जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। वक्त गुजरता जा रहा है और गुजरते गुजरते हमने वो तमाम खबरें आपके सामने पेश कर डाली, जिक्र कर डाला और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन भी किया। और अब जब वक्त गुजर रहा है तो चीज़ें भी बढ़ रही हैं और बढ़ते बढ़ते अब जो है आज हम बात कर रहे हैं शादी ब्याह, सजना संवरना हर लड़की का ख्वाब होता है अपनी शादी पर, और क्यों ना हो कि लेकिन महंगाई के इस दौर में अच्छा उरूसी जोड़ा भी अब हज़ारों से शुरू होकर लाखों की कीमत में दस्तयाब है। न सिर्फ बल्कि महंगाई और गुर्बत के बाइस शादी ना कर पाने वाली लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि जो मुफलिस अफराद की बेटियां भी अब लाखों के जोड़े में दुल्हन बन सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कराची की महनाज
साजिद साहिबा से और उनसे बात करेंगे कि आया कि 25,000 और 2 लाख तक और फिर 2 लाख का जोड़ा और ये सब चीज़ें आपको खुशामदीद कहते हैं। आप माशाल्लाह अपना काम भी कर रही हैं और फिज़िकल भी है। अच्छा, ऑनलाइन का ज़माना भी एक तो है, हम ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, फिज़िकल भी देख रहे हैं। पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? खैरियत? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना नेक काम कर रही हैं माशाल्लाह कि आप लोग सोचते हैं, वो बच्चियां ख्वाब देखती हैं, औरों को देखते हैं कि यार इसकी शादी हुई, इसने बड़ा प्यारा जोड़ा, बाबा आप मुझे दिलाएंगे। तो बाबा कोशिश ज़रूर करता है, क्योंकि बाबा तो बाबा हैं। वालिद की तो पूरी कोशिश थी कि उसकी एक बेटी या एक दो जो तो वो अच्छे से अच्छा उसको लिबास पहना सके। लेकिन आपने जो ये जो बेड़ा उठाया है और नो डाउट जो लाखों रुपए के सूट जो आप रेंट पे आप दे रही हैं, ये कैसे ख्याल आया? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं आपसे। अच्छा, ख़याल मुझे इस तरह से आया कि मैंने बहुत ज़्यादा ख़वातीन को ये कहते हुए सुना था कि मैंने इतना महंगा ड्रेस बनवाया और उस पर लाखों रुपए खर्च हो गए और ऑर्डर पे बनवाया था और साथ में जब उसके मैंने स्टिचिंग वगैरह इतनी एक्सपेंसिव थी, लेकिन अब वो मैंने 4 घंटे पहना है और वैसे का वैसा रखा हुआ है। तो अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। अच्छा। और मैंने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। अब मैं क्या करूँ उस जोड़े का? मैं इसको सेल करना चाह रही हूँ लेकिन सेल भी नहीं होता। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि ये इतना एक्सपेंसिव हम चीज़ लेते हैं और उसको हमने यूज़ भी बस सिर्फ चंद घंटे ही करना है। हालांकि शादी पे और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत अखराजात होते हैं, लेकिन ये कि वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि दोबारा यूज़ होनी ही नहीं है, क्योंकि बहुत हैवी ड्रेस होता है, बाद में पहनने में नहीं आता है। और वो अगर आप पुराने ज़माने में अपन नानियाँ, दादियाँ, हमारी अम्मी, वालदैन जो हमारे हैं, उनके ड्रेसेस भी अगर आप देखें तो वैसे के वैसे रखे होते हैं, क्योंकि किसी काम के नहीं होते, वो दोबारा वो पहन ही नहीं सकते। तो इस तरह की चीज़ है। फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई इस चीज़ को हम रेंट आउट क्यों नहीं कर सकते? जैसे दूल्हे की गाड़ी होती है, वो भी हम लाखों की परचेज नहीं करते, हम उसको रेंट पे ले देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी चंद घंटे इस्तेमाल होनी होती है, तो फिर हम इसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये मुझे आइडिया आया कि भाई इसको फिर हम रेंट पे ले लेते हैं और फिर हम इसको वापस रिटर्न कर दें 2-3 दिन के बाद। तो खैर मैंने स्टार्ट किया, फेसबुक पे पेज बनाया और फिर शुरू में तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं ये तो कैसे हो सकता है, एक लड़की के इतने ख्वाब होते हैं कि भाई वो इस तरह का ड्रेस पहनेगी वो, और ये काम यूज जोड़े कैसे पहनेगी, इस तरह की चीज़, कौन आएगा तुमसे रब्ता करने के लिए? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल। तो फिर जी लेकिन खैर स्टार्ट कर दिया अल्लाह का नाम लेके। आप यकीन कीजिए कि कुछ ही दिनों में वो पेज तो मैसेजेस से भर गया। अच्छा। और ये कि और उसमें बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत सारी खवातीन थी जो अपने ड्रेसेस देना चाहती थी कि आप इसको रेंट पे लगा दें, और बहुत बिजनेस भी करना चाह रही हैं आपके साथ। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी थी कि जिनको चाहिए था कि मुझे फलां डिज़ाइनर का ड्रेस चाहिए, फलां डिज़ाइनर का चाहिए, मुझे इस तरह का ऑर्डर पे बनवा के आप रेंट पे दे दें, और इस तरह की चीज़ें। बस जी वो स्टार्ट हो गया और चल फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 6 साल का अरसा हो गया। 6 साल का अरसा आपको हो गया। तो इसमें ये आप क्या कपड़े जो हैं आपके ब्रांड्स पे भी काम करती हैं या लोकल स्टिच की बात करें? वैसे तो वो भी अच्छा होता है, पहले ज़माने में तो ब्रांड्स में देख रहा हूँ अभी इतना ज़्यादा उरूज पर आया है पिछले 20-30 सालों में, मैं समझता हूँ। लेकिन इससे पहले तो पुराने ज़माने जो वालदा हमारी या दीगर हमारी खालाएँ फूफियाँ हुआ करती थी, तो वो घर के जो जोड़े हुआ करते थे या करीबी दुकान घर में ही बनते थे, गोटे का काम, और महीनों पहले उस पे काम शुरू हो जाता था। वही डिजाइनर होती थी असल में, नानियां दादियां। लेकिन अब जो थैंक्स टू डिजाइनर के वो अब नाम चलते हैं उनके, भले आपको जो है वो ड्रेस की क्वालिटी क्या हो, किस तरह का काम हो, वो कुछ कोई नहीं देखता, लेकिन फला डिजाइनर का ड्रेस है वो पहनना, चाहे उसकी कॉपी ही क्यों ना हो। हाँ, कॉपी क्यों ना, और कैसा ही कपड़ा हो, भाई मुझे तो मम्मा वो खरीदना है। और वो जो बस मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक इन्होंने इतनी अवेयरनेस दे दी है, और कहना चाहिए कहीं कहीं बिगाड़ भी दिया है कि वो लेकर आती हैं कि ये बना दें आप। बिगाड़ने की बात आपने की है ना, बिल्कुल सही। वो इस लिहाज से भी मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड ऑन करूंगा कि वो तबका, एक तो वो तबका है जो लाखों रुपए के सूट बाय करता है, अपने जोड़े शादी ब्याह के बाय करता है, वो अफोर्ड कर सकता है। और हम दूसरे वो देखते हैं कि वो लड़कियां या वो घराने जहां पैसों की कमी है और वो चंद पैसों में ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी खैर आफियत के साथ बस एक तरीके से घर घर में ही हो जाए, लेकिन हर बच्ची की ख्वाहिश होती है, तो उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। कहीं तो वालिदैन चुप करा देते हैं, या फिर बच्चियां बहुत समझदार भी होती हैं कि नहीं ओके फाइन, मेरे वालिद की इतनी तनख्वाह नहीं है, इतना अच्छा कारोबार नहीं है, जो है अल्लाह का शुक्रदा है। तो ऐसे में तो मैं समझता हूँ ऐसे में तो बहुत खवातीन आती होंगी आपके पास के जो बिल्कुल जो तबका अफोर्ड नहीं कर सकता है, और बेसिकली इनका मैंने जो जब स्टार्ट लिया था तो मेरे माइंड में यही था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ख्वाहिशात तो उनकी भी हैं, और ख्वाब उनके भी हैं कि उनको भी ऐसा जोड़ा पहनना है, और उनका भी राइट बनता है कि वो भी डिजाइनर
वेयर करें और एक वो लोग हैं जो डिजाइनर लेके उन्होंने 4 घंटे पहना और वो रखा हुआ है उनके पास, तो क्यों ना उनसे बाय करके इनको रेंट पे दे दिया जाए। बिल्कुल सही है। तो बस फिर ये आइडिया जो है वो इस तरह से अच्छा, स्टार्ट इसमें किया। आपके साथ एक तो ये आपने जैसे बात की नहीं, हमने इसमें कि लाखों का सूट 1000 रुपए में किराए पे आप देती हैं, ऑब्वियसली लोअर मिडिल क्लास इसमें सबसे ज़्यादा। अपर क्लास भी आती है आपके पास? बिल्कुल आती है। अच्छा, आती है बिल्कुल, क्योंकि देखें एक तो मैटर इसमें अफोर्डेबिलिटी का आ गया, ठीक है ना। एक तो ये फैक्ट है कि आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो, लेकिन एक जो फैक्टर वो ये है कि वो ड्रेस यूज़ नहीं होना है। ठीक है, वन टाइम मैं आप अगर कोई भी आप हम अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमने अफोर्ड कर लिया, 4 लाख खर्च कर लिए, 10 लाख खर्च कर लिए, अब वो 4 घंटे यूज़ करने के बाद अब वो तो पूरी जिंदगी रहेगा वार्डरोब या में फिर वो रहेगा। अपने भाई की शादी में पहन लेगी दोबारा? नहीं पहन सकते, अच्छा, नहीं वो भी नहीं, पहनते, अच्छा, नहीं पहनते, हाँ, क्योंकि size वो बड़ा, सबने हाँ। देख लिया होता है। हाँ, देख लिया। एक तो ये भी बड़ी खवातीन के साथ ये भी मसला है कि ये ड्रेस तो मेरा सबने देख भाई लिया है। हम मर्दों के लिए अच्छा है भाई, ये ब्लैक कोट पहना और जल्दी शादी में जीन्स पहन के। खवातीन का बड़ा होता है ना जी, कि नहीं, खाला ने देख लिया तो मैं मम्मा ये मैं नहीं पहनूंगी। और वो उनकी तनकीद भी कुछ क्रिटिसिज्म भी इस तरह का, अरे ये तुमने फलां की वेडिंग में नहीं पहना था, ये तो तुमने पहना था ना पहले भी। वो कलर भी अगर उसने पहन लिया होता है बेचारी ने तो वो उस पर जरूर क्रिटिसाइज करती हैं कि नहीं ये तो तुमने कलर भी पहना था। लिपस्टिक के शेड्स भी डिस्कस होते हैं यहाँ तो। लेवल चेक करें ना, अब तारीफ करने में क्या जा रहा है भाई, तारीफ करो, कहानी खत्म है। ये तो शेड भी तुमने पहले लिपस्टिक का वेयर किया, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो अच्छा मिनाज, मुझे ये बताएं कि अगर हम रेंट पे, हम जैसे आप क्योंकि आप रेंट आउट करती हैं ड्रेसेस को, तो क्या रेंज है तमाम नाजरीन के लिए, तमाम वो जो लोग हमें देख रहे हैं कि आपके पास किस प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम, और क्या उस लेवल के सूट्स होते हैं, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा देखें, जो ड्रेस की कॉस्ट है ना वो इस वक्त 50,000 से लेकर और 2 लाख तक के ड्रेसेस अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है, किसी को 50,000 वाला चाहिए रेंट पे, किसी को 70,000 वाला चाहिए होता है, किसी को 80,000, तो रेंट उस हिसाब से है। अच्छा। अगर आपने 50,000 वाला रेंट पे लेना है तो वो आपको मिल जाएगा 5 to 7,000 में। अगर 70,000 वाला है तो फिर रेंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, 2,000 इसमें ऐड कर लें आप। और मैक्सिमम जो रेंट है वो 18,000 है। मतलब अगर आप 2 लाख वाला लेते हैं तो वो 18,000 में विद ज्वेलरी, विद उसकी जो भी ज्वेलरीज वगैरह जो भी के साथ बैंगल्स, ये वो, हाँ बिल्कुल। अच्छा। और क्लचेस वगैरह जो होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। अगर आप मार्केट जाएं, ड्रेस अगर आपने बाय कर लिया है, उसके साथ ये एक्सेसरीज आप लेते हैं, तो वो भी ज्वेलरी भी एक आम जो ज्वेलरी है वो भी आपको 4 to 5,000 में मिलती है। जी, तो वो सारी चीजें भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बड़ा एक रुझान मैं देख रहा हूँ कराची में, और गोल्ड तो अब पहनने से रहे। गोल्ड, हाँ मैं पंजाब में देखता हूँ कि अभी भी कहीं कहीं पहना जाता है गोल्ड, लेकिन ज्यादातर आर्टिफिशियल पे ही आ गए मोस्टली। आर्टिफिशियल नहीं, गोल्ड नहीं पहन सकते, आपके हालात आपके सामने, आप किस तरह से वेयर करके जाएंगे, तो इस तरह की चीजें हैं। बेचारी वो अम्मी है लिपेट लिपूट के जा रही होती हैं अपने पर्स में छुपा के, फिर बच्ची को पहनाती हैं, किसी ख्वाहिश होती है ना। तो अच्छा मुझे बताएं कि साइजेस की ऑब्वियसली डिमांड आ रही है, फॉर एग्जांपल किसी की शादी है और वो कहती है कि भाई, तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी तरफ से? साइजेस है या क्या उम्र है, कद काट, ये सब चीज़ें, या दर्जी उसको देखता है आपका? हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि हमें स्टिच करवा के फिर आप रेंट आउट कर दें, तो उनके लिए ज़ाहिर है साइज़ वगैरह लेना पड़ता है। अदरवाइज़ जो हम खुद स्टिच करवा के रेंट पे देते हैं तो उसका ये होता है कि उनकी स्टिचिंग इस तरह से करवाई जाती है कि हर साइज़ की जो ब्राइड है वो उसको वेयर कर ले। यानी कि अगर कोई नॉर्मल साइज़ की है तो फिर हम उसको नॉर्मल साइज़ पे कर लेते हैं ड्रेस को, और उसके अंदर स्पेस का मार्जिन इस तरह से दिया जाता है कि मतलब इतना कपड़ा रखा जाता है कि कोई अगर बाद में खुलवाना पड़े, ऑल्ट्रेशन करनी पड़े ड्रेस की, तो वो भी हो जाती है। अच्छा, यानी कम तो साइज़ इस तरह से मैनेज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई फरमाइश होती है कि मुझे इस तरह का ड्रेस मिल जाएगा, वो फला ने पहना था, फला मॉडल ने पहना था, क्या ऐसे भी चीज़ें आती हैं, फेस करते हैं? बिल्कुल, डिज़ाइनर्स की कॉपी का बड़ा रुझान होता है कि फलां डिज़ाइनर की आप मुझे ये कॉपी बना के दे दें। वो फेसबुक से, गूगल से, इधर उधर से पिक्चर्स लेके आ जाते हैं, ये बस इस तरह का आप डिज़ाइन मुझे बना दें। वो भी हो जाता है, लेकिन उसके टाइम पीरियड चाहिए होता है। आप अगर 10 दिन पहले आके बोलेंगे भाई इस डिज़ाइनर का ये वाला सेम ड्रेस मुझे बना के दें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए मैं सबसे यही कहूँगी कि आप कम से कम भी 2 मंथ्स पहले या 1 मंथ पहले आप जरूर कांटेक्ट कस्टमाइज अगर करना है जी। अच्छा, और अगर हमने ऑन स्पॉट लाइक कल शादी है या हफ्ते बाद कुछ टाइम या फॉरन वाला नहीं, वो रेडी टू वेयर जो ड्रेसेस हैं वो तो आपको मिल जाएंगे एनी टाइम। अच्छा, रेडी टू वेयर जो ड्रेसेस हैं फिर उनमें से आपको सिलेक्शन करनी होती है। वो भी मतलब कुछ डिजाइनर्स की कॉपी होती है, कुछ हम खुद बनवाते हैं, कुछ मतलब ऑर्डर पे बनते हैं। अर्जेंट शादियां अक्सर होती हैं, अर्जेंट शादियां होती हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि टेलर ने ख़राब कर दिया, ठीक है, साइज़ में इशू हो गया, या ड्रेस जो है वो उसकी जो अपर वो है शर्ट है वो कहीं गुम हो गई, या दुपट्टा कहीं गुम हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर वो अब ज़ाहिर है एक दिन में बन तो नहीं सकता ड्रेस,
तो आप फिर वो रेंट पे लेते हैं और फिर उनका काम बहुत आसान हो जाता है। इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। अच्छा, मतलब मंथ में 3-4 इस तरह के केसेस आते हैं कि हमारा ड्रेस जल गया, अच्छा। शर्ट जल गई उसकी, और या फिर कहीं मिसप्लेस हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस तरह की चीज़ें आती हैं। ओके फाइन। अच्छा मुझे बताएं कि आम ड्रेस एक तो ख़वातीन का हो गया जो शादी ब्याह में पहनती हैं, और एक ब्रांड की आप बात करी थी, तो इनके प्राइजेस, रेंट प्राइजेस में भी फ़र्क है आपने रखा हुआ है? बिल्कुल जी, देखें वही बात है कि जो लाखों वाला ड्रेस है आपको रेंट पे लेना है तो उसका ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अंदाज़ा कितना फ़र्क आता है? 5,000 का मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो मेरे पास रेंट वाले हैं ना वो 18,000 अच्छा, 18,000 और उसकी जो अगर आप वो बनवाने जाएंगे तो वो आपको 2 लाख 2,20,000 इस तरह से मिलेगा। अच्छा, और अगर वो उसने बनवा लिया, वो कहती है मैंने पहन लिया, ठीक है, अब मैं इसको आपको वापस देना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसने 2 लाख रुपए का ड्रेस बनाया आपसे कि मैं मुझे ब्रांड न्यू पहना, मुझे किसी का पहना हुआ नहीं चाहिए। कुछ लोग, आप जैसे अपर क्लास की अगर हम बात करें, ये बहुत से लोग जो, तो वो फिर आप नहीं, अगर वो बिल्कुल न्यू ऑर्डर पे बनवा रही है ना तो फिर तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा यूज़, जैसे 2-3 दफ़ा यूज़ वाला लेंगे, अगर वो 2 लाख उसकी कॉस्ट है तो वो आपको 18,000 में मिल जाएगा। ठीक है। अब एक खातून आई आपके पास जिन्होंने कहा जी मैंने आपसे, आप ही से ड्रेस बनवाना है, ठीक है, आपने उसकी कॉस्ट लगा दी फॉर एग्जाम्पल 2.25 लाख रुपए, उसने शादी में जोड़ा पहन लिया, दिन निकाल दिया, अगले दिन आती है मुझे अभी वापस करना है, ऐसी पॉलिसीज भी रखी हुई आपने? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने ये बताया ना कि उसको कम से कम भी उनको 1 मंथ पहले कांटेक्ट करना है अगर ऑर्डर पे बनवाना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, ये चीज़ है। और दूसरा ये कि फिर वो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि भाई रेंट ये होगा, इसकी कॉस्ट ये आएगी, इस पे ये आएगा, इस सारा खर्चा होगा। कोई आम खातून आपसे रब्ता करना चाहे, वो तो खैर हम बिल्कुल अभी स्क्रीन पे भी हम आपके दिखाएंगे इनका नंबर भी, ताकि आप रब्ता कर सकें। कोई आम खातून किसी भी जगह से हो के आपने देखा जी आप रेंट पे देती हैं, तो ऐसी ख़वातीन को भी आप मुंसलिक करती हैं कारोबार के ऐसे से, या बस उनसे बाय करना करती हैं आप लोग के उनके जोड़े भी ले लेती हैं? बिल्कुल बाय कर लेती हूँ, बाय कर लेती हैं। अगर तो ड्रेस डिज़ाइंस के हिसाब से और लेटेस्ट कलेक्शन में से है। हाँ, अगर ये आप बोलेंगे 15-20 साल पुराना कोई ड्रेस है तो फिर वो नहीं होता, क्योंकि वो डिमांड में ही नहीं है। डिमांड में नहीं, हाँ, वो जाएगा ही नहीं, कोई रेंट पे लेगा ही नहीं। तो अगर लेटेस्ट कलेक्शन में से है तो वो मैं बाय कर लेती हूँ, फिर वापस वो रेंट पे चला जाता है। कुछ ख़वातीन आपके साथ क्या ऐसी भी हैं जो अब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन का बड़ा ज़माना है, ऑनलाइन में हर ख़वातीन कुछ ना कुछ कर रही हैं। आफ्टर कोरोना मैं देख रहा हूँ फेसबुक पाकिस्तान में हम बहुत उरूज पर गया और इसमें ख़वातीन घर से बहुत से काम कर रही हैं। कोई ख़वातीन जो आपसे जुड़ना चाहे कि नहीं मैं आपको सेल नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास ड्रेसेस मौजूद हैं, हम इस पे कारोबार आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं, ऐसी पॉलिसी भी आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और बहुत सारी ख़वातीन देती हैं रेंट पे। अच्छा, दे रही हैं आपको। लेकिन ये कि उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस अगेन हैं कि आप फिर ये ना कहें कि भाई ड्रेस मेरा हमेशा ऐसा ही रहेगा। लाजमी सी बात है, एक ने पहनना है, फिर ज़ाहिर है ड्राई क्लीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस होती है इस ड्रेस की। बिल्कुल। लेकिन ये कि वो सेम नहीं रहेगा, उसको वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर कोई एग्री करता है तो लाजमी, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। मुझे ये भी बताइएगा कि ड्रेस किसी खातून ने आपसे रेंट पे लिया और शादी में चले गए, इत्तफाकन अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, कोई खाना पीना गिर जाता है या कोई ऐसा दाग पड़ जाता है, तो उस सिलसिले में क्या आप एक्स्ट्रा चार्जेस लेती हैं या उसकी ड्रेस की कॉस्ट आप बाय कर लेते हैं पूरे उस बंदे से? नहीं, देखें छोटा मोटा ये तो अब पता है हमें कि भाई वो ड्रेस जाके वेयर कर रही हैं, एक बॉडी पे जा रहा है ड्रेस, और कुछ भी नहीं तो मेकअप के स्पॉट्स उसमें लाजमी होने हैं, और पसीने की एक स्मेल वगैरह होती है वो तो लाजमी होगी। तो इन चीज़ों के अलावा अगर कोई मेजर उसका डैमेज हो जाता है तो फिर उसके लिए हम वही टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेते हैं कि भाई आपको इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको इसको सही करवा के देना पड़ेगा। अदरवाइज तो कोई ऐसा कोई बड़ी वो नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। अच्छा, आपसे एक छोटा सा वो गिला है, मुझे ये बताएं, ख़वातीन के लिए तो आप कर रही हैं, ठीक है, मर्दों के लिए कब फोकस किया नहीं किया? मर्द आज़ाद भी तो हैं बेचारे, इतने महंगे महंगे सूट पहनते हैं, फिर कहते हैं भाई ये तो तैयार होकर रखा है, अब क्या करूँ इसका? अच्छा, नहीं बिल्कुल इस पे है, वर्किंग हो रही है, लेकिन ये कि आपने जैसे खुद कहा कि वो बेचारे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। बेचारे हाँ, कोट चेंज कर लेते हैं, शर्ट्स वगैरह वही अगर सेम रहे, और वो उनकी मर्द तो फोकस में होते ही नहीं ना, असल में बीवियां फोकस में होती हैं। और दूसरा ये कि फिर उनके ड्रेसेस अभी इतने एक्सपेंसिव नहीं हुए जितने ख़वातीन के एक्सपेंसिव। मुझे याद है 5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने तकरीबन 30-35 हज़ार रुपए का जो है वो जो ऊपर का शेरवानी राइट, सिर्फ हाँ ऊपर का, बाकी तो फिर पैकेज में शामिल हो जाता है। अब मैं सोच रहा हूँ, अभी जैसे अभी आप आज हमारे स्टूडियो में आई, अब मैं वही दिमाग में आया कि ये अगर रेंट आउट वाला मामला बड़ा अच्छा है तो क्या मर्दों के लिए भी आप बिल्कुल है, कोई ऐसे है लोग कर रहे हैं?
रेंट वाले जी, शेरवानियाँ वगैरह वही ब्रांड्स की अब है जिनको कि भाई ब्रांड्स पहनने हैं, तो फिर उसके लिए है कि कुछ काफ़ी लोग हैं जो कि रेंट पे दे रहे हैं। अच्छा, मर्दों की कर रही हैं, तो आप इंशाल्लाह इस पे फोकस इन फ्यूचर इंशाल्लाह जरूरी है। मतलब देखें, अगर बेगम साथ आ रही होंगी मियाँ के, तो मियाँ भी कहेंगे सुने हमारे लिए भी कुछ कर लें, या फिर वो अलहदगी में आएंगे फिर आपके पास कि वो बेगम चली गई थी, आप जरा मेरे लिए। नहीं होता है, वो बोलते हैं कि भाई जो हमारे जो ड्रेस हैं, शेरवानियाँ वगैरह या फिर सूट्स हैं, वो भी आप रेंट पे प्रोवाइड करें हमें। अच्छा, ओके फाइन। अच्छा, मुझे बताइए, ये काम माशाल्लाह इतना नेक काम एक तो आप कर रही हैं, शादियाँ होती हैं, लोग महंगे महंगे सूट पहन के कम पैसों में रेंट पे आपसे लेकर, और ये भी खुशी है ना कि इंसान खुश होता है तो वो फिर बरकत ही बरकत हो जाती है कारोबार में। और आप अच्छा, ये आप अकेली कर रही टीम है आपके साथ, क्या है? कुछ बहन भाई हैं साथ में, बहन भाई मिल के करते हैं। अच्छा। और उन्हीं को भी शामिल किया हुआ है। अच्छा। और जो मर्दों की चीज़ों पे और बाकी जैसे पार्टी वेयर है उन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, वो इसीलिए कि टीम अभी महदूद है। ठीक है जी, वो बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर बड़े पैमाने पे करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, क्या बात है माशाल्लाह, इतने कम वक्त में जो है महनाज साहिबा जो है अपना काम कर रही हैं, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हर काम। तो ये एक जो काम था, आपने किसी को देखा, मतलब जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि किसी को देख इंस्पायर, क्या नहीं यार ये करी, मुझे भी करना चाहिए? नहीं, मैंने खुद से बस मेरे दिमाग, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि वो बस था एक आइडिया कि नहीं ये इतनी महंगी। अच्छा, मेरी खुद की जब वेडिंग हो रही थी ना, तब मैंने बहुत सर्च किया। अच्छा। कि मैं यार मेरा इतना कम बजट है, तो मैं उसमें एक तब भी मेरे जहन में था कि इस तरह का ड्रेस बनवाना है और बहुत खूबसूरत, और दुपट्टा इस तरह का हो, शरारा इस तरह का हो। तो वो डिज़ाइनर से कांटेक्ट किया, तो उनके भाई प्राइस तो लाखों में। तो ये तकरीबन कोई 12-13 साल पुरानी बात है, तो बहुत एक्सपेंसिव। तो मैंने बहुत सर्चिंग की पूरे पाकिस्तान में कि कहीं भी मुझे मिल जाए कि कोई जोड़ा रेंट पे दे दे मुझे। अच्छा। कि 5,000-7,000 ले ले मुझे, और कोई 80,000-90,000 का इस तरह का ड्रेस मिल जाए मुझे। लेकिन नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। आपको खर्च करने से यानी कि? हाँ बिल्कुल। तो मुझे बस ये हुआ कि ये काम होना चाहिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनकी भी ख्वाहिशात हैं, तो वो उनकी ख्वाहिशात किस तरह से पूरी हों, तब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। क्या बात है, ज़बरदस्त आइडिया। अच्छा, बस आखिर में मुझे पूछूंगा, ये शरारा और गरारे में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, गरारा जो होता है ना, वो मोस्टली जो होता है कि वो 2 पाइंचों वाला होता है। हाँ, जी, उसको गरारा कहते हैं। और शरारा जो होता है वो खुले घेर का होता है। अच्छा जी, खुले जो दुल्हन पहनती है। जी, जो ब्राइड वेयर करती है। गरारा भी वैसे आजकल ब्राइड्स भी वेयर कर रही हैं। तो वो तो अच्छा खासा भारी होता है। जो शरारा होता है वो बहुत हैवी होता है। हैवी होता है, तो भागना मुश्किल है उसके लिए। उसके लिए उस दिन आप भाग भी नहीं सकते, शायद इसीलिए पहना चाहते हैं। तभी जो है वो पहनाया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महनाज साहब का, आपने कम वक्त में हमें वक्त देकर बहुत सी चीज़ों से आगाही दी आपने। सोना सोफी खुश रही, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फरमाए। और जनाब यानी बड़ी खूबसूरत बात के दुल्हन को इससे लिए जो है वो पहनाया जाता है कि वो भागने से करी, जैसे कि जोक। और कम वक्त और जब शादी हो तो बिल्कुल जनाब, आप नंबर स्क्रीन पर आ रहा था, आपने यकीनन नोट कर लिया होगा कि अब आपको महंगे से महंगा सूट वेयर करना है शादी ब्याह में, तो जनाब आप जो है महनाज साजिद साहिबा से रब्ता कर सकते हैं, और कम पैसे बेहतरीन सूट, शादी होगी ज़बरदस्त जनाब। तो खुश रहें, आबाद रहें, वक्फा बहुत ज़रूरी है। सिटी 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन में सिटी 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। वक्त गुजर रहा है और गुजरते गुजरते फिर अगला दिन आ जाएगा, और जब अगला दिन आएगा फिर हम आपके सामने पेश हो जाएंगे जनाब। लेकिन अभी घबराना नहीं है जनाब, क्योंकि अब जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करें बहुत अहम टॉपिक है, जो कि सब में पाया जाता है, लड़का हो लड़की हो, जवान हो बूढ़ा हो, और इससे सभी कुछ ना कुछ मामला तय करने के लिए अपने आप को कि भाई ये ज़रा सही हो जाए, किसकी तरफ जाएँ, किसकी तरफ रुख करें। तो जनाब हम बात कर रहे हैं जनाब बाल गिर जाते हैं। तो ये बड़ा एक अहम मसला है जनाब, बाल गिरने का, गंजपन का, जिससे ना सिर्फ कराची के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग परेशान हैं। कराची में हमने देखा कि सर्दियों में हवा काफ़ी आलूदा हो चुकी है, और कराची आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। मिट्टी धूल रोज़ का मामूल बनता जा रहा है। यूँ तो फ़िज़ाई आलूदगी के केसेस हो या दिल फेफड़े और सब चीज़ें, इन पर इम्पैक्ट आता है, और तबीयत में नींद वगैरह और खाना पीना कितना इम्पैक्ट डालता है बालों के गिरने। तो हम बात करें, हमारे साथ आज से हमारे मेहमान हकीम शाह नज़ीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अज़हर अली साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपके स्टाफ का शुक्रिया। अरे क्या बात जो है। आपका इखलाक और आपके स्टाफ का इखलाक है, मैं समझता हूँ कहीं नहीं मिलता। बस और कोशिश हम नाचीज़ हैं, बहुत निगाह अच्छा करम है लगा आपकी मुझे बात आके। ये है। और जगह भी आपकी बड़ी पुरसकून है। अच्छा, तो किम साहब बाल गिर रहे हैं, जवानों के भी गिर रहे हैं, बच्चियों के भी दो मुंह के बाल हो जाते हैं, खुश्की बेतहाशा, क्या दूसरे की कंघी का इस्तेमाल कर लेना, या फिर खुराक की कमी हम समझें, या धूप ना लेना, या फिर आज के दौर में वो फूड्स का इस्तेमाल करना, खाना पीना, जंक फूड का इम्पैक्ट आ सकता है आपके ख्याल में? ये बाल गिरते ही क्यों हैं? अज़र भाई, बात यह है कि जिस तरीके से हम सुस्ती काहली का शिकार हो रहे हैं ना, जी 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 कि आजकल हम कोई भी काम हो, हम बटन दबाते हैं, हर चीज़ सामने पड़ी हुई है। जी। हमारे यहाँ कोई बाहर निकलने का कॉन्सेप्ट नहीं है। और खाने पीने में भी इसी तरीके से हम फार्मी चिकन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देता है, जिससे पॉलिसिस्टिक ओवरी हो जाती है ख़वातीन में, और इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, डायबिटीज़ होती है, या कोई बुखार हो जैसे मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू हो गया, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। और डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा आजकल कलर का सिस्टम चला हुआ है कि मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल करते हैं, कोई लाल कर रहा है, कोई पीले कर रहा है, बाल को किस तरीके से कर रहा है। तो जब वो कलर का असर ख़त्म होता है ना, तो सर पे फिर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर आप दोबारा कलर करेंगे जाके। ओके। चाहे अगर आप डाई ब्लैक कर रहे हैं, आमतौर पे भी ब्लैक डाई ज़्यादा यूज़ होती है अपने बालों को ब्लैक करने के लिए, तो उसमें ये है कि जब उस कलर का असर ख़त्म होता है, वाइट बाल आने शुरू होते हैं, तो सर पे दाने भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा। एक ये रीज़न होती है, इसमें बाल गिरते भी हैं। अच्छा। और दूसरा रीज़न ये होता है कि खुश्की सिकरी होती है बालों पे, ठीक है। एक तेज जम जाती है, परत सी उतरती है, उसमें ईचिंग, खारिश भी महसूस होती है, सर पे दाने भी निकल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात पस वाले दाने निकलते हैं छोटे छोटे से। अच्छा। जैसे गर्मी दाने होते हैं, अच्छा, इस टाइप के एक निकलते हैं। अंदरूनी दाने भी होते हैं? बिल्कुल, ये अंदरूनी दाने होते हैं ना, जो थोड़े से हल्के से निकले होते हैं, थोड़ा सा हाथ भी लगता है तो वो फटता भी है। हाँ, और बालों में तकलीफ होती है उसमें? उसमें ईचिंग, खारिश महसूस होती है, जलन भी महसूस होती है। ठीक है। और कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। अच्छा। तो जब वो चीज़ें वो खाते हैं तो उसमें एलर्जी शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों को आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होती है, जिसमें खारिश, ईचिंग पूरी बॉडी में होती है। और जब पॉलिसिस्टिक ओवरी या थायराइड या उसमें सिस्ट वगैरह हो, अच्छा। या फेब्राइट हो, अच्छा। तो इसकी वजह से जब बाल गिरते हैं तो यूं लटें निकलती हैं। और आम तौर पे सितंबर से लेकर मार्च तक आप देखें ड्राई वेदर होता है यहाँ का। जब ड्राई वेदर होगा तो उसमें यह है कि बाल एक तो फ्रीजी होते हैं, ड्राई होते हैं, उसमें यह है कि बाल घिर भी रहे होते हैं, बाल पतले हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा। बाज़ लोगों के बाल दो मुंह हो रहे दो मुंह के हो जाते हैं। दो मुंह के हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि कोशिश भी करते हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं। अच्छा। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें चेंज करते रहते हैं। बार बार चीज़ें चेंज करने से भी, जैसे आप अपने शैम्पूज चेंज करते हैं, चीज़ें चेंज करते हैं, बार बार ना किया करें। एक ब्रांड पे आप रुक जाए, ठीक है, ताकि उसमें चेंजिंग ना आए। कुछ अर्सा उसको यूज़ करें, हम फॉलो अप नहीं करते। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि घरेलू ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, मर्द हजरात आपको देख रहे हैं इस वक्त, कि घरों में ऐसे कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करके अपने आप के बाल सेव कर सकें? देखिए, अपनी खुराक को बेहतर कीजिए। आप मौसम के हिसाब से जो फ्रूट आते हैं आप वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है। वो आपको इस मौसम के हिसाब से बीमारियों से बचाते हैं। अच्छा। आपके अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन सी कम हो जाता है, आयरन आजकल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, बाज़ को हार्ट बर्निंग की शिकायत रहती है, मैदे में जलन रहती है, बाज़ को फ्लू गले में घिर रहा होता है जिसकी वजह से सर दर्द होता है, बाज़ को माइग्रेन पेन होता है। तो ये चीज़ें एक रीज़न्स होती हैं जो कि आपके बालों को भी ख़राब करती हैं, आपकी स्किन को भी डैमेज करती हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन में देखा है कि वो अंडा और दही का पेस्ट मिला के बनाते हैं और सर पे लगाते हैं कि जी बाल ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। तो देखें, ये क्या? अंडे में जो है वो प्रोटीन होती ठीक है। दही में आपको कैल्शियम मिल जाता है, तो ये एक बेहतर है, कर सकते हैं। ठीक आप है। देखें, घरेलू नुस्खे कदीम वक्तों से चलते हुए आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बाज़ लोग ऐसे हैं कि ऑयल लगाते हैं और रगड़ते रहते हैं सर के ऊपर, ये आप गलत करते हैं। ठीक है। आप एक सिर्फ थोड़ा सा ऐसे कर लिया करें और बाल छोड़ दिया करें। अच्छा। बाकी बालों पे ऑयल खुद आ जाता है। बाज़ लोग ऐसे ऐसे करके भी ऑयल लगा रहे होते हैं बालों पे, जो नहीं, सिर्फ जड़ों पे आप लगा लें। दौरानिया रखना चाहिए ऑयल लगाने के बाद? अंदाज़न कम से कम 2 घंटे। लोग रातों भर के बाद धो लें आप, बालों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। हाँ, रात भर लगा के, या रात भर लगा के रखें, सुबह धो लें, दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत कोई नहीं है। आप 2 घंटे 12 घंटे तक लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना लगाएं। बालों को जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बेहतरीन सरसों का तेल, कोई सा भी तेल हो जो आपको सूट करता है। बाज़ लोगों को सरसों से एलर्जी, बाज़ को नारियल से एलर्जी है, बाज़ को मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी है। तो आप वो नोट करें कि आपको कौन सा तेल पसंद आता है, आप वो इस्तेमाल कर लिया। ठीक है।
ठीक है, आज आप हमारे स्टूडियो में मैं देख रहा था कुछ बॉटल्स मौजूद हैं, रोगन तेल, बादाम और ये सामान, कुछ पुड़िया में भी कुछ सामान है, बड़ा दिलचस्प है, जादुई पुड़िया। जादुई पुड़िया। तो ये ज़रा मुझे लग रहा है कि मेरे बाल कुछ कह रहे हैं कि इनमें कुछ बन सकता जी है। बिल्कुल। क्या आज बनाने जा रहे हैं? देखें, एक ऑयल में बना के दिखा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कोशिश करते हैं कि बाल बढ़ नहीं रहे। अच्छा, आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। अच्छा। और बाल गिरना झड़ना ये 10-15 दिनों में मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। उसके बाद घने होना और बढ़ने शुरू होंगे और बाल आपके हर महीने 1 इंच बढ़ना शुरू होगा। अच्छा, आप देखिएगा। हाँ। और आपने कोई बड़ी लंबी चीज़ें नहीं लेनी है, आपने तिल का तेल लेना है। तेल का तेल। तिल का तेल। अच्छा, देखें जी नाज़रीन, टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त हकीम शाह नज़ीर साहब जो हैं बता रहे हैं लंबे बाल, ये खुश्की, तिल का गिरना। तेल है। इसका वजन आपने लेना है आधा पाव। आधा पाव लेना है, ठीक है। ये इस वक्त आपने तिल का तेल डाला है, आधा पाव। आप मेहंदी सर पे लगाते हैं, मेहंदी लगा। ये मेहंदी के बीजों का तेल है। अच्छा, मेहंदी कोई भी हो सकती है? मेहंदी के बीजों का तेल बीजों होता है, का तेल। पंसारियों से मिल जाता है। ठीक है। इसे रोगन तुख्म हिना कहते हैं। अच्छा, रोगन तुख्म हिना यानी मेहंदी के बीजों का तेल, ये भी हमने लिया आधा पाव। ठीक हो गया। ठीक। और ये रोगन 12 तुख्म 12 बीजों का तेल है। अच्छा, रोगन 12 तुख्म, 12 ये आपने लेना है 1 पाव। ठीक है। रोगन 12 तुख्म, रोगन 12 तुख्म, ये भी आधा देखो पाव। 2 चीजें आधा आधा पाव है, एक चीज 1 पाव है। अच्छा। जैसे रोगन तुख्म हिना और तिल का तेल आधा आधा पाव और रोगन 12 तुख्म 1 पाव। ठीक है। इसमें हम डालेंगे बालचड़, ये एक बोटी है बालछड़। बालचड़, इसे सुंबुल तैयब भी कहते हैं। ये 1 चम्मच के बराबर या 1 इंच का कुछ टुकड़ा आप बाल ले लेंगे। जैसे ही लग रहा है मुझे भी। जी जी, ये आप डालेंगे। ठीक है, और आप सुरमा लगाते हैं आंखों में, बिल्कुल। ये उसका पाउडर है। ये डल्ले वाला भी मिल जाता है पंसारियों से, ठीक है। आप पीस लीजिएगा। ठीक है, ये कितना डालें? तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। 1 चमचे के बराबर। हमने डाला। 1 चाय का चमचा? एक खाने वाला खाने चम्मच का डाल लें। चमचा, ठीक है। सारी बातें, ये तकरीबन 1.5 पाव से के करीब, आधा किलो के करीब बन रहा है। अच्छा, ठीक तो है। इसमें 1 चम्मच काफ़ी है। 1 चम्मच। और इसे 1 घंटा धूप में रख लें। ठीक हो आप गया। इसे कांच की इसमें बॉल में बना लें, प्लास्टिक के बॉल में, कांच के बॉल में बनाएंगे या मिट्टी के इसमें बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। इसे 1 घंटा धूप में रख लें। अच्छा। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आपने सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है। अच्छा। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है ये। और ये कंटिन्यू आप तकरीबन 2-2.5 महीने चल जाती है ये। ठीक है। आपके 10-12 दिनों में, 15 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपके बाल घने होना शुरू होंगे, मोटे होना शुरू होंगे। जैसे फ्रंट खाली हो रहा होता है, बैक खाली हो रही होती है और बालों में 2 मुंह हो रहे होते हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं। आप देखिएगा ये बालों का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा और साथ में बालों की लेंथ भी बढ़ती जाएगी और बालों की रीग्रोथ होगी इससे। अच्छा। और आपकी ख्वाहिश के हिसाब से आपके बाल लंबे होते जाएंगे। ये तकरीबन 5 साल से लेके 70 साल तक वाले लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का सर कच्चा होता है, वो इतना ऑयल यूज नहीं करते। ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो ये है कि आज जो आपने ये जो बना के दिखाया, ये लंबे बाल, ये सब इस्तेमाल, ये डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और जब इसके गिरना दूर होंगे, आपके बाल अच्छे होना शुरू होंगे, तो आपकी दुआएं मेरे लिए और आज़र भाई के लिए होंगी। क्या बात है, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि हम बहुत सारे केमिकल्स शैम्पू की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, फिर हम फला ने बता दिया ये इस्तेमाल कर लो, फला ने बता दिया, ये तो फला ने जो बता दिया उसके बाद फिर बालों का क्या हो जाता है? देखें, उस फला का मिजाज कुछ और था और वो कुछ और उसके आपका बाद मिजाज कुछ और है। कुछ और खून था, कुछ और मामला और था। देखें, एक चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल ये ट्रक चला हुआ है कि जो मोहल्ले के जो लोग होते हैं, हमसाए पड़ोसी होते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती है जड़ी बूटियों की या डॉक्टरी की। वो आपको बताते हैं कि आप ये इस्तेमाल कर लो तो कम से कम आप। मैंने ये इस्तेमाल किया था ना, देखो मेरे बाल लंबे हो गए हैं। नहीं, ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि ये मोहल्ले कहती तुमने जो मुझे बताया था उससे मेरे तो लंबे बाल ये गली मोहल्ले के जो पड़ोसी होते हैं वो डॉक्टर नहीं होते। आजकल लोग पहले मिलते थे ना, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे, कारोबार पूछते थे। आजकल पूछते हैं मैं 5 गोलियां खा रहा हूँ, आप कितनी खा रहे हो? अरे तुम बेकार वाली खा रहे हो, तुम ये वाली खाओ, ये मैं खाता हूँ। ये मेरे से दर्द चला जाता है इससे दर्द चला जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ईस्ट के लगाने, ये हम दोनों यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और इसको कितने अरसे तक हमने, आपने 2.5 महीने कहा मिनिमम? तकरीबन एक बार इस्तेमाल करेंगे तो एक बना लेंगे तो 2-2.5 महीने चल जाती है। चल जाता है, ठीक है। और इस दौरान जो मार्केट में शैम्पूज मिल रहे हैं वो चलते कोई भी अच्छा शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डाई करते हैं, ये डाई को ख़राब नहीं करेगी, डाई को ख़राब नहीं करेगी, यानी वक्त से पहले आपके डाई का म्यार ख़त्म नहीं होगा। आपका वही जो महीना चलता है डाई आपका उसी तरह चलेगा। अच्छा, इसका कलर से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये रीग्रोथ करने के लिए आपको दे रहे हैं। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब बालों के 2 मुंह, बाल पतले, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी तो आपकी सारे मसले हल हो गए।
ठीक हो लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने लिए थोड़ा आधा घंटा निकाल लिया करें, आप वॉक किया करें, और साथ में ये है कि फ्रूट का इस्तेमाल करें। ये जो बाहर की चीज़ें हैं, जो बटन दबाते ही आप घर बैठे बैठे सब चीज़ें मंगवा रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। आपकी रनिंग कम हो रही है तो आपका बाहर निकलना भी कम हो रहा है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, चला करें। अच्छा, बालों की एक्सरसाइज, जी जी, हम बॉडी की एक्सरसाइज तो करते हैं, सुबह निकलते हैं, जिम करते हैं या फिर हम वॉक करते हैं, बालों की कोई स्पेसिफिक लेके पांव तक की एक्सरसाइज होती है? स्पेसिफिक कोई बालों की होती है? मसाज? नहीं, मसाज इतना ज्यादा ना किया करें। अच्छा, देखिए आप जितना खींचातानी करेंगे आपके बाल निकल रहे होंगे। हाँ, फिर कहते हैं घरों में लगाना है 2 घंटे बाद धो लें। आप सिर्फ हल्का सा ऐसे कर लें ताकि ये बाल हिल जाएं। ठीक है, हिलने से इनका खून का दौरानिया चल पड़ता है। ठीक है, आप ज्यादा हिलाएंगे वो उतना ही चलना है उसने जितना चलना था। अच्छा, ओके, फाइन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि घरेलू टोटके के एतबार से जो ख़वातीन साथ हमें देख रहे हैं, घर में कोई ऐसी चीज़ जो जिनको वैसे तो ये हर जगह बासानी मिल सकती है, हकीम की पंसारी की दुकान पे, घरेलू कोई ऐसे आइटम? देखिए घरेलू आइटम में ये है कि फिर आपने नारियल के तेल में या सरसों के तेल में 1 चाय वाला चम्मच मेथी दाना डाल लें और 1 चाय वाला चम्मच फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी कहते हैं, आप बहुत डाल लें, तो किचन में मौजूद होती हैं। ठीक है, आप इसका बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 पाव तेल के अंदर आप 1-1 चम्मच डाल लें, और इसे धूप में इसलिए रखवाते हैं, मैं तेल को पकवाता नहीं हूँ। ठीक है, पकाने से उसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। धूप में रखने से ये है कि इसमें विटामिन डी भी आ जाता है। अच्छा, तो इसमें यह है कि आपके बाल बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। गले में रेशा गिर रहा होता है, रात के टाइम पे खराटे ले रहे होते हैं, आपने देखा होगा। तो वो चाहे मर्द हो या लेडीज, एक दूसरे की मूवीज बना के फिर व्हाट्सअप कर रहे होते हैं, देखो ये इस तरह खराटे लेता है। तो उस मजाक से बचने के लिए आपने दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना ले और रात सोते वक्त पिए आप। आपको रात को खराटे नहीं आएंगे। ठीक है, और उससे जो बाल सफेद, इससे बाल जो सफेद हो रहे होते हैं ये रुक जाएंगे, ये रुक जाएंगे। ठीक है, 2 मुंह के बाल और बालों का अगर 35 साल से कम उम्र है, उनके चांसेस होते हैं ब्लैक होने के। 35 साल से अगर ज्यादा उम्र है तो फिर आप दुआ कीजिए। ये होता है। लेकिन ये है कि अगर 35 साल से कम उम्र है, आप ये तेल इस्तेमाल करें और 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार पेट रोजाना खाएं। अच्छा, 4-5 महीने खानी है, 4-5 अखरोट तोड़ रोजाना। 1 अखरोट, ये किस, आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते बाल ब्लैक करेगी। आपने देखा होगा गांव देहात के वहाँ के लोग होते हैं, उनके बाल बड़ी उम्र तक भी ब्लैक करते हैं। जनाब अली, वक्त की बहुत कमी। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और गिरते बालों, लंबे बालों के लिए, खुश्की वगैरह से बचाव के लिए तेल बनाया और घरेलू टोटके भी दिए। अपना रखेंगे जनाब बहुत सारा ख्याल, क्योंकि वक्त अब जाने का, अगले दिन फिर आने का इंशाअल्लाह। अपने मेज़बान सिटी 10 अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।